हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल व्यूज़। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज देखते हैं एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी रिसेंट क्राइसिस के बारे में जानेंगे। रिसेंट क्राइसिस क्या है? रिसेंट क्राइसिस ये है कि लोग लॉकडाउन के कारण लिवलीहुड नहीं कमा पा रहे हैं, जिसके वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से वहाँ। लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो ये जो फूड की डिमांड है वो अभी बढ़ चुकी है। लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वो खुद से ख़रीद नहीं पा रहे हैं तो सरकार से डिमांड कर रहे हैं फूड ग्रेन्स के लिए। तो रिसेंट इशू यही है। उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाते हैं कि क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कैसे पीडीएस सिस्टम काम करती है और क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले समझते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है। एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 में पास किया गया सितंबर में। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो लोकसभा से में पास होने से पहले प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस से पास हो चुका था जुलाई 2013 में ही, 2-3 महीने पहले ही। ठीक है। एम क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का? एम है हमारा कि किसी तरह से लोगों को फूड प्रोवाइड कराना है, किसी को हंगर से, भूख से नहीं मरने देना है, स्टारवेशन से नहीं मरने देना है। ठीक है। उसके लिए भारत सरकार क्या करेगी? ज़रूरतमंदों को भोजन देगी और सही न्यूट्रिशनल वैल्यू में देगी, क्योंकि माल न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है हमारे देश में। ठीक है। विटामिन की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से मोर्टालिटी रेट भी हमारे इंडिया में ज़्यादा है। ठीक है। और मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होने का एक कारण माल न्यूट्रिशन भी है। ठीक है। तो इस माल न्यूट्रिशन को भी ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए भी जो हमारा ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें कुछ प्रोविजंस है। तो यही है एम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या क्या कवर होता है? मिड डे मील कवर होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कवर होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवर होता है और मैटरनिटी इंटाइटलमेंट कवर होता है। मतलब क्या है, जो मिड डे मील जो बच्चों को भोजन दिया जाता है स्कूल में, वो भी कवर होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। हालांकि मिड डे मील इससे पहले की स्कीम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से पहले की स्कीम है, पर ये सारे चीज़ बाद में इसके अंदर डाल दिए गए और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें क्या बन गई? लीगल हो गई थी। ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, लोगों तक राशन पहुंचाने का काम बहुत पहले शुरू हुआ था, पर ये लीगल हो गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। ठीक है। मैटरनिटी इंटाइटलमेंट भी लीगल बन गया कि माँओं को दिया जाएगा फूड और माँओं को दिया जाएगा कुछ ये मनीटरी हेल्प दिया जाएगा जब वो प्रेग्नेंट होंगी या फिर जब वो लैक्टिकेटिंग होगी उस समय। ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, मैंने स्टार मार्क लगा के रखा है इन दोनों पर। ये क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर है मिड डे मील और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। मतलब ऐसा है कि इसमें ये नहीं देखा जाए कि बच्चे गरीब के हैं कि अमीर के हैं, कि किसके हैं किसके नहीं हैं। कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। बस हर वो बच्चा जो स्कूल में पढ़ने जाता है उसको फूड मिलेगी तो मिलेगी। लेकिन पीडीएस सिस्टम और मैटरनिटी इंटाइटलमेंट जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी कैटेगराइजेशन होगी। ठीक है। कि किसको देना है नहीं देना है ये डिसाइड करेगी सरकार। उनके कुछ अपने पैरामीटर्स होंगे और फिर उसके बाद वो डिसाइड होंगे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसके तहत कहा गया है कि 75% रूरल और 50% अर्बन लोगों को कवर किया जाएगा इसमें। एंड और सबसे बड़ा बात है कि इसमें यह भी कहा गया है कि टू थर्ड मतलब 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड करना है। ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इसमें। ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाना है, मैंने आपको पहले ही बताया। फूड सिक्योरिटी अलावेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सिक्योरिटी अलावेंस ये कहती है कि अगर किसी को भी आप उसके हक का फूड नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके हक का खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसके 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 बदले उसको आप अलावेंस दे दीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या तय किया गया है? पेनल्टीज़ तय की गई हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है, अगर वो कोई गड़बड़ करती हैं, ठीक है, तो उनको भी पेनल्टी देना पड़ेगा, यानी उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गए फूड सिक्योरिटी एक्ट में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पर अब भी जो है इन दोनों से रिलेटेड ही, मेनली इससे रिलेटेड फूड सिक्योरिटी अलावेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, इस वजह से मैं ये ने लिख दिया, बाकी कुछ चीज़ें नहीं लिखी। अब देखिए, अब क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ तय की गई हैं। ठीक है। सरकार ने कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू तय की है, जिसमें क्या क्या है कि 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स के चाइल्ड को आप क्या कर सकते हैं, आप उनके हक का खाना दे दीजिए। उसके माता पिता घर ले जाएंगे और उनको
खाना दे देंगे उनके। और कैलोरीज जो भी दी यहाँ पर दी गई है 500 किलो कैलोरीज दी गई हैं एनर्जी के लिए, और प्रोटीन 12.15 ग्राम्स उनको देना पड़ेगा पर डे, ऐसा कुछ है। फिर 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए आपको पता ही है स्कूल में खाना दिया जाता है, ठीक है, उसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू दी गई है। जो बच्चे 6 महीने से लेकर 6 साल के बीच में है और माल न्यूट्रिशन का शिकार है, माल नरिश्ड है, तो उनके लिए भोजन आप घर पे भेज दीजिए, मतलब घर पे उनके भोजन जाएगा, उनके पेरेंट्स भोजन लेंगे, उनके बदले खाना लेंगे और ले जाके उनको घर में खिलाएंगे। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड्स दी गई हैं, और उनको किस फॉर्म में किस तरह का उनको अवेलेबल कराना है सर्विस, क्या है उनको दे देना है घर ले जाने के लिए, या उनको कहीं स्कूल में या कहीं कोई असेंबली में उन्हें खिलाना है। तो ये सारी चीज़ दी गई। देखिए प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिकेटिंग मदर्स के लिए क्या है, टेक होम राशन, आप घर ले जा सकते हैं खाना, और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दी हुई है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर में खाना बनेगा वहीं पे स्कूल में, और स्कूल में खिलाया जाएगा, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दी हुई है। तो ये सारी तय की गई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मैंने कहा कि मिड डे मील और पीडीएस दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों को देखते हैं। तो मिड डे मील ये देखते हैं, हमारा ये मिड डे मील है। मिड डे मील सबसे पहले क्या हुआ 1995 में, ठीक है, जब प्रणब मुखर्जी नरसिम्हा राव के सरकार में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, तब उन्होंने लॉन्च किया था ये 15 अगस्त को। ऑब्वियस है बात है, 15 अगस्त मतलब हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन ही लॉन्च हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें प्रोविज़न था कि फ्री लंच देना है हर वो वर्किंग डे के दिन, जिस दिन काम चल रहा हो, जिस दिन स्कूल हो, उस स्कूल के दिन बच्चों को क्या करना है, सरकारी स्कूलों में या सरकारी जो भी संस्थान है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हों, अपर प्राइमरी में या प्राइमरी में, माने सीधे बोलूँ तो क्लास 8 तक के बच्चों को फूड देना है, ठीक है, फ्री लंच देना है। ये मिड डे मील का यही सबसे बड़ा मोटो था। अब देखिए क्या होता है कि 2001 में एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, PIL जाता है एक्चुअली, PUCL के द्वारा, PUCL एक लेके जाती है, ठीक है, लेके जाती है क्या, एक PIL सुप्रीम कोर्ट में। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि राइट टू फूड जो है वो राइट टू लाइफ के अंदर आता है। और राइट टू लाइफ कौन सी चीज़ है, आर्टिकल 21 में आती है। यानी राइट टू फूड हमारा क्या बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया अंडर राइट टू लाइफ में, ठीक है। राइट टू लाइफ हमारा आपको पता है फंडामेंटल राइट है 12 से 35, आर्टिकल नंबर 12 to 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट्स में काउंट होता है। अब उसके बाद इंटरिम ऑर्डर्स देते रहा सुप्रीम कोर्ट, उस डिसीजन के बाद बहुत सारा ऑर्डर्स देते रहा टाइम पे। और कुछ ऑर्डर्स मैंने ये देखिए विकीपीडिया से डाला है स्क्रीनशॉट लेके। सबसे पहला चीज़ कि बेसिक इंटाइटलमेंट का ऑर्डर दे दिया, उसने ऑर्डर दे दिया कि बच्चों को, ठीक है, कम से कम 200 दिन तक खाना देना है आपको, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन का, ठीक है, 200 दिन कम से कम आपको खाना देना है साल में, ठीक है। चार्जेज और कन्वर्जन कॉस्ट का उसने फिर ऑर्डर दिया कि कोई भी अगर खाना पे जो भी चार्ज अगर लगता है, मतलब फूड ग्रेन से उसको फूड में कन्वर्ट करने में, ठीक है, जो भी पैसा लगता है वो बच्चों के गार्जियन से रिकवर ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली स्टेट कर दिया कि आप बच्चों से उस पैसे को नहीं ले सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऐसा ही आया, 2004 में आया ऑर्डर, 2004 में ऑर्डर आया कि ये सारे जो खर्च हैं, ये फूड ग्रेन से फूड में कन्वर्जन का खर्चा जो भी है वो केंद्र सरकार देगी, ठीक है। किचन वगैरह का जिस कंस्ट्रक्शन करना है ये सारा केंद्र सरकार खर्चा उठाएगी। ड्रॉट अफेक्टेड एरिया जो भी है, ठीक है, ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, बाद में ऐसा आया कि अगर कोई भी ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है तो उस वक्त गर्मी के छुट्टी में भी खाना दिया जाएगा बच्चों को। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी इसमें आया था कि अगर बच्चे, ऑब्वियस से बताए अलावेंस की बात थी, पहले ही मैंने बताया फूड सिक्योरिटी एक्ट में फूड अलावेंस की बात थी। अब बच्चे अगर नहीं आते हैं तो उनके बदले उनके घर में उनके पेरेंट्स को पैसे आप भेज दीजिए, वो ख़रीद के उतने का खाना खा लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये प्रायोरिटीज़ टू दलित कुक्स, अगर खाना बनाने वाले की ज़रूरत है कि कौन खाना बना के खिलाएगा बच्चों को, तो उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट अगर करना है तो आप दलित को प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले, ठीक है, या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पहले ऑफर देंगे कि भाई आप आइए खाना बनाइए, आपको इसके बदले पैसे दिया जाएगा। तो ये सारे इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए थे इस मिड डे मील के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये था मिड डे मील, ठीक है। अब देखते हैं पीडीएस सिस्टम क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भी 1992 में ही शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन
इसकी ओरिजिन आप ट्रेस कर सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही फूड राशन जो सप्लाई किया जाने लगा था लोगों को, और फिर फेमाइन वगैरह फिर आ गया बंगाल में वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर 1966 के बाद भी कुछ हुआ पीडीएस सिस्टम में, पर ये पीडीएस सिस्टम जो आज फॉर्म में उस फॉर्म में तब नहीं था। 1992 में जो अभी जो फॉर्म में है इस फॉर्म में उसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। 1992 वही जब मिड डे मील किया गया, ठीक है। और क्या था इसमें क्या है कि व्हीट, राइस, शुगर और सेरेल्स, मतलब जो पल्स है, मक्का है, ये भी चीज़ें कहीं कहीं ये सारी चीज़ें सब्सिडाइज रेट पर ज़रूरतमंदों को दी जाएगी सरकार के द्वारा। और कोई कोई स्टेट इसमें अपना कुछ भी ऐड कर सकता है, कोई दूध, केला, फ्रूट्स कुछ भी ऐड कर सकता है। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ आप देंगे, लेकिन जो भी सरकार देना चाहे दे सकते हैं इसके अंदर सब्सिडाइज रेट पर। सब्सिडाइज रेट क्या है? मार्केट के रेट से कम रेट पर आपको देना। सपोज मार्केट में 1 केजी चावल का दाम है 25 रुपये, तो सरकार आपको 5 रुपये या 7 रुपये या 8 रुपये पर केजी में आपको दे देगी। अब 1997 में एक स्कीम इसी में शुरू हुआ, TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या था? उसमें डिसाइड किया गया 2 तरह के लोग को कैटेगराइजेशन किया गया कि कौन से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और कौन से लोग एबव पॉवर्टी लाइन है। और ये जो कैटेगराइजेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हुआ कि कितनी उनकी आमदनी है, ठीक है, ठीक है। और फिर अंत्योदय अन्न योजना जो 2000 में आया था, ठीक है, उसमें ये डिसाइड किया गया, उसमें ये बताया गया कि जो भी फैमिलीज हैं अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो भी फैमिली कवर होंगी, और ये योजना था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली, जो एकदम गरीब है, जो लगभग 5% है, जो लगभग 5% पॉपुलेशन है इंडिया में, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इन लोगों के फैमिलीज़ के लिए 35 kg पर मंथ फूड मिलेंगे सब्सिडाइज रेट पर, ठीक है। और इंडिविजुअल अगर है कोई तो उसको 5 kg पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। ये पीडीएस सिस्टम में थी। अब पीडीएस सिस्टम काम कैसे करता है? तो आप समझिए फार्मर है, फार्मर से सेंटर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कुछ खरीदती है, ठीक है। और इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए हमेशा लड़ाई होते रहता है सरकार में और किसानों में, जो भी किसान एक्टिविस्ट है उनके बीच में। तो सरकार के बिहाफ पर, केंद्र सरकार के बिहाफ पर एफसीआई काम करती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का देखिए एस्टैब्लिशमेंट 1965 में हो गया था। तो सेंटर के बिहाफ पर, सेंटर के ऑर्गेनाइजेशन है एफसीआई, वही काम करती है, खरीदती है फार्मर से। फार्मर से खरीदने के बाद ये क्या करती है? फार्मर से पहले खरीद लेती है, फिर स्टोरेज करती है, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इसी का काम है। यानी खरीद के ले गई आपके पास से, स्टोर किया और फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर आपके पास पहुंचाया इसी ने। तो ये सारा प्रोसेस एफसीआई करती है। अब एफसीआई क्या करती है? खरीद ली एमएसपी पर, ठीक है। उसके बाद सेंटर क्या करता है? प्राइस इशू करता है कि किस प्राइस पर हम बेचेंगे, स्टेट्स को देंगे, और स्टेट्स फिर लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है उसको उस प्राइस पर। और उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? जो भी हमारे डीलर्स हैं उनके पास पहुंचा देते हैं, यानी पीडीएस पर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी सिस्टम है उसके अंदर डाल देते हैं, यानी डीलर्स के पास भेज देती है। जो हमारा राशन शॉप है, जिसको हम लोग राशन शॉप भी कहते हैं, राशन शॉप है जो, वहाँ पर भेज देती है। अब यहाँ तक देखिए स्टेट गवर्नमेंट तक बेचने तक एफसीआई का काम खत्म हो जाता है। फ्रॉम परचेजिंग टू स्टोरेज टू ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों काम कर दिया एफसीआई ने ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही लोग तक पहुँचे और सही तरीके से पहुँचे, बीच में कोई घोटाला वगैरह, कोई करप्शन वगैरह ना हो। अगर यहाँ पर जिम्मेवारी है स्टेट गवर्नमेंट की, अगर वो कोई बच्चा या कोई भी परिस्थिति में, कोई जैसे मैंने आपको बोला कि समर वैकेशन है, अगर वहाँ पे कोई ड्रॉट है, सुखाड़ पड़ गया है वहाँ पर, तो उस वक्त सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पहुँचा दे फूड उसके घर तक, या फिर उसको कुछ अलावेंस दे दे। तो ये केंद्र सरकार की नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन तक, जैसे ही वो आपके स्टेट के अंदर आ गया फूड ग्रेन्स, आप स्टेट से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आप ऑलमोस्ट फाइनल पोजीशन तक पहुंचा दिया, जस्ट बेनिफिशियरी से पहले पब्लिक डीलर सिस्टम तक पहुंचा दिया आपने, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने। अब यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसी भी केस में।
हर केस में यहाँ से पब्लिक अगर अलावेंस देना है, घर पहुँचाना है, किस स्थिति में कहाँ पर पहुँचाना है, कितना फूड, ये सारा यहीं से होता है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होता है। और यहीं पर आती है स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज आती हैं, जो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट होते हैं, अगर वो कोई करप्ट प्रैक्टिस करते हैं तो उन पर चार्जेज लगेंगे जो NFSA के तहत कवर किए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या चैलेंजेस क्या है PDS सिस्टम में? PDS सिस्टम की सबसे पहली चैलेंज है लीकेज इन PDS। आपने हमेशा सुना होगा, ठीक है, कि चलता है कुछ, सपोज वहाँ से एक डीलर ने उठाया 1000 kg फूड ग्रेन्स, और वो अपने दुकान तक लाते लाते क्या किया, 700 kg ही रहने दिया, 300 kg बेच दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन में ही बेच दिया और राशन शॉप में पहुंचा ही नहीं। जब राशन शॉप में पहुंचा ही नहीं पूरा का पूरा माल, तो फिर कैसे आप फुलफिल कर पाएंगे नीड्स को, उस एरिया के डिमांड को? ठीक है, तो ये लीकेज है PDS सिस्टम में, और इसको टैकल करना बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम है। दूसरी चीज़ है एक्सक्लूजन एरर और इंक्लूजन एरर। एक्सक्लूजन एरर और इंक्लूजन एरर क्या है? मिस क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर एंड नन पुअर। मतलब कौन पुअर है और कौन नन पुअर है, इसका अगर मिस क्लासिफिकेशन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी जो ज़रूरतमंद है, ठीक है, उनको आप फूड ग्रेन्स एक्चुअली दोगे ही नहीं, क्योंकि उनकी कैटेगराइजेशन पुअर में हुआ ही नहीं, तो आप क्यों दोगे उसको? और हो सकता है ऐसा हो जाता है कि जो जिनको ज़रूरत नहीं है, जो नन पुअर है, उनकी कैटेगराइजेशन पुअर में हो गई और उनको बेनिफिट मिल रहा है बिना मतलब का। तो ये लीकेज है। आप देखिए यहाँ पर PDS का ये एक्सक्लूजन एरर जो है 41% दिखा रहा है 2011 में। ये मैंने डेटा निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से। यानी क्या हो रहा था कि 41% ऐसे फूड ग्रेन्स वेस्ट हो रहे थे कि जिनको ज़रूरत नहीं है उनके पास जा रहे थे। और देखिए इंक्लूजन एरर क्या है, 37%, सॉरी, ये देखिए इंक्लूजन एरर मतलब 37% लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, उनको फूड मिल गया। और 41% लोग ऐसे हैं, 41% फूड ऐसे जगह पे चला गया, ठीक है, ऐसे जगह पे चला गया जहाँ पर जाना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचा। मतलब जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचा, पुअर को जाना चाहिए था, पुअर को नहीं पहुँचा। तो ये एक्सक्लूजन एरर हो गया और ये इंक्लूजन एरर हो गया। मिस क्लासिफिकेशन, एक्चुअली आप सिंपल टर्म में समझें, मिस क्लासिफिकेशन। अभी रिसेंट क्राइसिस क्या है? रिसेंट क्राइसिस ये है कि नेशन वाइड लॉकडाउन की वजह से लोग लिवलीहुड नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग खुद से खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो PDS के पास जा रहे हैं ताकि सब्सिडाइज रेट में मिल जाए उनको, ठीक है। जो कार्ड धारक हैं, जो PDS कार्ड धारक हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं अपने और वहाँ पर फूड्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है, उनको काम नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो खाने का बर्डन है। और जो दूसरे स्टेट्स में माइग्रेंट्स वर्कर फंसे हुए हैं, वो एक तरह से उस सरकार के लिए, उस स्टेट के लिए बर्डन बने हुए हैं, क्योंकि वो उनकी फूड ग्रेन्स वहाँ पर उनके पैसे से वो खा रहे हैं, ठीक है। ज़रूरत क्या, अभी देखिए BPL और APL का कार्ड, ठीक है, BPL और APL का कार्ड बहुत लोगों के पास है, पर अभी इस वक्त में उनके हाथ में नहीं है। शायद वो अपने घर पे छोड़ के बैठे हैं, शायद वो कहीं बाहर छोड़ के बैठे हैं, ठीक है, अपने पास नहीं। उन्हें क्या पता था कि इस तरह की क्राइसिस आ जाएगी, और आज वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं अपने BPL और APL कार्ड को, क्योंकि वो कहीं और हैं और उनके कार्ड्स कहीं और हैं। और अगर उनके पास होता भी तो वो अगर माइग्रेंट वर्कर हैं तो उस स्टेट में वो यूज़ नहीं हो पाएगी। अभी सबसे बड़ा चीज़ देखा गया है ये कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी हो रही है PDS में कवर करने के, सडन राइज हो चुका है। बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया है कि भाई मुझे भी PDS का बेनिफिट चाहिए, मुझे भी आप दे दो कार्ड, मुझे भी आप कार्ड दे दो, ऐसा हुआ है। अब पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? पॉसिबल सॉल्यूशन है वन कार्ड वन नेशन वन कार्ड। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये चारों स्टेट में क्या हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम लॉन्च किया गया है, ताकि अगर आप गुजरात के हैं तो महाराष्ट्र में भी फूड ले सकते हैं, और महाराष्ट्र के हैं तो आप गुजरात में फूड ले सकते हैं, आप तेलंगाना के हैं तो आंध्र प्रदेश में फूड ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश के हैं तो तेलंगाना में फूड ले सकते हैं। और ये अगर सक्सेसफुल होता है तो ये शायद देश में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त इसकी काफ़ी ज़रूरत थी, जो अभी तक देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ PDS सिस्टम, ठीक है, एटलीस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक सिचुएशन। यानी देखिए, आप अगर लोगों को भूखे नहीं मारना चाहते हैं तो आप PDS सिस्टम को यूनिवर्सल बना दीजिए। आप कोई कैटेगराइजेशन मत कीजिए, कौन APL है कौन BPL है, जिसको भी ज़रूरत है वो PDS सिस्टम से सब्सिडाइज रेट पर जाके फूड ले सके।
और क्या आप कर सकते हैं, डीबीटी स्कीम कर सकते हैं, जैसे एलपीजी के कनेक्शन में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, सब्सिडीज अकाउंट में मिलती हैं, उस तरह के कुछ सिस्टम कर दीजिए आप, तो कुछ जो भी इश्यूज आते हैं वो टैकल हो जाएंगे करप्ट प्रैक्टिसेस के, ठीक है। और क्या है, राशन शॉप इंक्रीज़ कीजिए आप गाँवों में, ठीक है, और ई पॉस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल आप क्रिएट कीजिए, जिससे सारा चीज़ कंप्यूटराइज हो जाए और आपको रियल टाइम डेटा मिलते रहे कि किस लोगों को फूड पहुंचाना है और किस लोगों को फूड पहुंचाया गया है। तो इस तरह की चीज़ें हेल्प कर सकती हैं अभी इस चीज़ को, क्राइसिस को टैकल करने में। तो ये था पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।